नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बाचन पर सीटेट 2020 हिंदी पेडागोजी के शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे से कुछ डिटेल में पढ़ेंगे नोट से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा देते हैं, नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारे टॉपिक से शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे, जिसमें सीखना और अधिगम। सीखना अंग्रेजी शब्द लर्निंग का पर्याय है, जिसका सामान्य अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। सीखना को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: शिक्षण एवं सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह कुछ बातों या ज्ञान प्रदान करता है तो उसको कहते हैं शिक्षण। मनोविज्ञान में सीखना एक महत्वपूर्ण विषय है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहते हैं। मनोविज्ञान उन्हीं को शिक्षण मानता है जिन्हें अभ्यास और अनुभव दोनों प्राप्त हों। विभिन्न विद्वानों द्वारा शिक्षण एवं सीखना को भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। देखते हैं कौन कौन किस तरीके से परिभाषित किया। तो हमारे पहले आते थे थार्डनाइक के अनुसार उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने के अधिगम कहते हैं। अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने से अधिगम कहते हैं। स्किनर महोदय ने क्या कहा है, तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर साम्राज्य की प्रक्रिया है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, तो नवीन ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है सीखना। थार्डनाइक के सीखने के नियम। सीखने के कौन से नियम हैं थार्डनाइक के? तो मुख्य नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और संतोष का नियम। गौड़ नियम में कौन कौन से आते हैं? अभिवृद्धि का नियम, बहुप्रतिक्रिया, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम और परिवर्तन का नियम। अगला इसमें है तो हमारा सीखने के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं? पहले चरण में योजना बनाना है, दूसरे में संबंधित पूर्व ज्ञान की जानकारी को प्राप्त करना है, अध्यापन सामग्री को सुसंगठित करना, जो भी सामग्री है उसको अध्यापन सामग्री को कक्षा में प्रस्तुत करना, जो अध्यापक सामग्री है उसको कक्षा में अच्छी तरह से प्रस्तुत करना, विश्लेषण तथा संलयन है और मूल्यांकन करना। उसके बाद पुनरावृत्ति है, रिपीट करते हैं जिसमें। देखते हैं अगला। सीखने को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो स्वीय कारक हैं और सैद्धांतिक कारक हैं, मनोवैज्ञानिक कारक हैं। स्वीय कारक कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत पारिवारिक परिस्थितियाँ एवं विद्यालयी परिस्थितियाँ, परिवार और विद्यालय की जो परिस्थितियाँ हैं उनको लाते हैं। पारिवारिक परिस्थितियाँ कौन सी? आर्थिक परिस्थिति, पति पत्नी संबंध, संतानों के प्रति दायित्व, माता पिता और परिवार के साथ संबंध, ये हमारे हो गए दायित्व। अगला है विद्यालय परिस्थिति कौन सी? शिक्षक को छात्रों के साथ संबंध, शिक्षकों को छात्रों के साथ कैसा संबंध है, शिक्षक के सहकर्मियों के साथ संबंध, शिक्षक के प्रधानाध्यापक के साथ संबंध, प्रधानाध्यापक के साथ कैसे संबंध। उपरोक्त सभी बातें शिक्षक के मन को अनुकूलित और प्रतिकूल के रूप में प्रभावित करती हैं। अगर जो दिए हैं ऊपर वाले, जैसे प्रधानाध्यापक है, प्रधानाध्यापक के साथ अगर लड़ाई झगड़े रहते हैं तो उनका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ेगा। बौद्धिक कारक में कौन कौन से थे? शिक्षक अगर प्रखर बुद्धि वाला है तो विद्यार्थियों को शैक्षिक समस्याओं का समाधान उसी के समय कर सकेगा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों की उत्कृष्टताओं का उत्तर दे सकेगा। बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदल सकेगा। अगला यह निर्णय ले सकेगा कि कहाँ तर्क देना है और कहाँ पर अनुभव का आधारित ज्ञान को काम लेना है। यदि कोई बात ऐसी है जिसे वो स्वयं नहीं जानता है तो वो जल्दी से सीख ले और छात्रों को सीख कर बताएगा। कोई जैसे क्वेश्चन है उसको नहीं आता है टीचर को, तो वो सीख के बताएगा। यह निर्णय लेना कि वह कहाँ पर कौन सी विधि का सामग्री का इस्तेमाल करना है, कौन सी सामग्री का इस्तेमाल करना है। किसी पाठ की गहराई की जानकारी होना और उसमें तभी संभव है जब वह शिक्षक की बुद्धि प्रखर हो। मनोवैज्ञानिक कारक
मनोवैज्ञानिक कारक में मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर आते हैं अभिक्षमता, रुचि और अभिव्यक्ति और मूल प्रवृत्तियाँ, सहज प्रवृत्तियाँ और भावना ग्रंथियाँ। मूल प्रवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की होती हैं। सीखने की विधियाँ, सीखने के कुछ प्रमुख नियम विधि हैं जो सीखने के छात्रों को सहायता करती हैं। आगमन विधि, इस विधि में बच्चे सीखने को विशिष्ट से सामान्य की ओर सीखते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयोग किए जाते हैं। इस विधि को छात्रों को सम्मुख कुछ उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उन्हीं उदाहरण के माध्यम से विषय को वस्तु को प्रतिपादित किया जाता है। यह विधि छोटे बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसे इसमें पहले कोई क्वेश्चन दे दिया, उस उदाहरण दे दिया, उसके बाद उसको समझाते हैं। निगमन विधि, यह विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत है। आगमन विधि छात्रों के सम्मुख पहले सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है। निगमन विधि में जैसे कोई फॉर्मूले बता दिए, कोई सिद्धांत बता दिया, उसके बाद उससे क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं। यह विधि उच्च कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी है। ये उच्च कक्षाओं प्राथमिक छात्रों के लिए। आगे देखते हैं अन्वेषण और खोज की विधि। अन्वेषण और खोज विधि, इस विधि में विद्यार्थी प्रत्येक तत्व को खोज स्वयं करते हैं, स्वयं तत्वों को संबंधित जानकारी जुटाते हैं और प्रयोग करते हैं। दिशा निर्धारण एवं फिर प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण विधि, इस विधि के अंतर शिक्षक स्वयं न बताकर बालकों को स्वयं निरीक्षण करने के लिए कहता है। निरीक्षण विधि। सामूहिक विधि, इस प्रणाली में अध्यापक सर्वप्रथम संपूर्ण कक्षा के सामने छोटे छोटे पद और बाल गीतों का आदर्श पाठन करते हैं तथा समस्त सामूहिक रूप से अनुकरण करते हैं। यह विधि बच्चों के उच्चारण हेतु सुचारू रूप से सहायक होती है। यांत्रिक प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यांत्रिक प्रणाली का अति विशिष्ट स्थान है। प्रश्नावली प्रणाली, इस प्रणाली में बच्चों को गुणात्मक एवं बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। हॉस्टल स्पेंसर के अनुसार अलग कठिन से कठिन विषय को समान रूप से प्रश्नोत्तर के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो उन्हें सहजता से समझते आते हैं। अभ्यास प्रणाली में सीखने के लिए अभ्यास प्रणाली सबसे आवश्यक है। निरंतर अभ्यास से कठिन विषय के सहज बनाया जा सकता है। बच्चों को उच्चारण, लेखनी तभी सही होगा जब अभ्यास करेंगे। प्रयोगशाला विधि में शिक्षक को सर्वप्रथम बच्चों को तथ्यों और सिद्धांतों का ज्ञान कराता है, फिर उसके बाद उसमें सिद्ध कराता है। सिखाते हुए उनको छात्रों को पूर्ण से सीख जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है। सीखने के सिद्धांत कौन से हैं? थॉर्नडाइक और स्किनर और प्रबलन का सिद्धांत। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अनुभव तथा प्रशिक्षण के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। भाषा के कौशलों पर अधिकार हासिल करना, उनका परिस्थिति के रूप में प्रयोग करना और व्यवहार का भाषा के अधिग्रहण करना। भाषा अधिगम की प्रक्रिया, कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार ज्ञान विषय के विभिन्न अंगों के किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है, भाषा अधिगम की प्रक्रिया कहलाता है। अधिगम की प्रक्रिया को प्रेरणा का परिणाम भी कहा जाता है। भाषा अधिगम अनिवार्य रूप से एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। प्रत्येक बालक जिस भाषा परिवेश में रहता है वह उसी भाषा को सहज रूप से अनुकरण के सीख लेता है। कौन से? सीखने वाले का परिवार, शारीरिक अवस्था और मानसिक अस्थिरता, संकोची व्यवसाय और भयभीत रहना, आत्मविश्वास की कमी, शब्दों के शुद्ध अर्थ का ज्ञान न होना। अधिगम का अंतरण, थॉर्नडाइक के समान अंशों के सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसी समय में आसपास सिद्धांत विद्वान यूड ने अंतरण के सामान्यीकरण का सिद्धांत और स्पेनमैन ने सामान्य और विशिष्ट अंश का सिद्धांत प्रतिपादित किया।
इस संबंध में अपव्ययवाद के मनोवैज्ञानिक पर आधारित क्षेत्रीय संपूर्णता और सिद्धांत के सती के प्रारंभ किया। सोरेंस जैसे मनोवैज्ञानिक ने अंतरण को इस प्रकार समझाया कि परिस्थिति के में प्राप्त किए हुए ज्ञान प्रशिक्षण एवं आदतों दूसरी परिस्थितियों और स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है, अंतर प्रस्तुत करता है, वर्तमान अधिगम पर अतीत काम प्रभाव और संबंधित करता है। यह प्रभाव जब नए अधिगम में सहायक लेता है तो अंतरण कहलाता है। अधिगम में बालक बनता है तथा नकारात्मक अंतरण कहलाता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। प्रत्येक भाषा अपने आप को व्यक्तित्व करता है। अभिव्यक्ति की राह यह प्रवृत्ति स्वाभाविक और सामान्यतः सभी विधियों के शिक्षण सिद्धांत समान होते हैं। आधुनिक शिक्षण प्रक्रिया में बालक की रुचि, प्रवृत्ति और व्यक्तिगत भिन्नता, क्षमता एवं आदि का ध्यान रखा जाता है। ये सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बोलचाल तथा आसपास का सिद्धांत। विद्यालयों में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि की भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। मनोवैज्ञानिकों और भाषा शिक्षाशास्त्रियों ने अपने प्रयोगों के आधार पर व्यक्त किया कि बोलचाल के द्वारा भाषा प्रवीणता प्राप्त की जा सकती है तथा कक्षा में विद्यार्थियों को बालक के अधिक से अधिक बोलने की अवसर मिलना चाहिए। बोलचाल की भाषा में अर्थ माध्यम से दृष्टि से दो बातों की निरंतर आवश्यकता होती है, कानों के द्वारा सुनना और मुख के द्वारा बोलना। महर्षि जैमिनी ने सुनने की महत्ता पर दृष्टि डालते हुए मीमांसा दर्शन में कहा है कि नेत्री यदि बालकों के लौकिक शब्द प्रसिद्ध है, अर्थात संसार में शब्द का अर्थ सुनने के से ही ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार ऋग्वेद में योपनिषद में ये वचन प्रमुख है, बोलने के बाद महत्ता को बताते हैं। अग्निवार्क मुक्ता मुख प्रविष्ट, अर्थात अग्निवाणी का साधारण करके मुख का प्रवेश किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत यह व्यक्ति के एक दूसरे से विद्यालय के विद्यार्थियों के व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है। उनकी योग्यताओं के शारीरिक, बौद्धिक और क्षमताओं का, व्यक्तिगत कौशलों का अंतर रहता है। भाषा पर लागू होती है, उनकी भाषा के संबंधी क्षमताओं को होता है। कोई बालक लेखन प्रवीण होता है तो कोई वाचन में प्रवीण होता है और कोई मौखिक अभिव्यक्ति के ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। अगला देखते हैं स्वाभाविकता के सिद्धांत। छात्र छात्रों को भाषा शिक्षा देते समय स्वाभाविकता की ओर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बालक अपनी मातृभाषा के सीखता है, उसके बाद परिवार से मिलता है और उसके बाद यही विद्यालय से प्रयास करना चाहिए कि पहले वह अपनी मातृभाषा की निपुणता हासिल करे, उसके बाद अन्य भाषाओं पर शिक्षा देनी चाहिए। क्रियाशीलता की सिद्धांत। बालक स्वभाव से ही क्रियाशील प्राणी है, वह कभी भी निष्क्रिय बैठे रह सकता है, वह कुछ न कुछ समय में करते रहता है। परंतु कक्षा में बालक को निष्क्रिय बैठने से मजबूर किया जाता है। उपयुक्त क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षा प्रदान करते हुए समय उपयुक्त क्रम में और विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षण की दृष्टि से खाते में महत्वपूर्ण और अर्थ महत्व और अभिव्यक्ति की प्रार्थना और छात्रों के लिए दो बातों पर ध्यान देना चाहिए, सुनना और पढ़ना। अभिव्यक्ति क्या होता है? तो अभिव्यक्ति दो प्रकार के हैं, मौखिक और लिखित। अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण बालक को अनुकरण करने के लिए क्षमता और सार्वजनिक होती है, वह अपने आसपास की चीज़ों को प्रवृत्ति से अनुकरण करता है, भाषाओं को सीखता है, अनुकरण की प्रवृत्ति को सहायक होता है। शिक्षण यह वाक्य का शिक्षण सूत्र है। शिक्षाविदों ने मनोवैज्ञानिकों ने समय पर यह बात का विचार किया है कि अच्छा अध्यापन में किन चीज़ों के लिए किन किन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। ऐसे सिद्धांतों को अध्ययन सर्वप्रथम करना चाहिए। स्पेंसर ने कहा, कालांतर में और महावाक्य में सिद्धांत सूत्र के द्वारा इस प्रकार हैं।
सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर, विशेष से सामान्य, अनिश्चित से निश्चित, पूर्ण से अंश और अनुभाव से तर्क की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण और ज्ञानेंद्रियों से शिक्षण की ओर। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें स्टडी विद बाबा चैनल पर, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, प्रेस कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।